क्या आप जिन्नों को जानते हैं? जिन्नों की बातों में यकीन करते हैं या जिन्नों की कोई कहानी आपने सुनी हुई है? अगर जिन्नों के बारे में आप कुछ इंटरेस्टिंग सुनना चाहते हैं तो आज मैं एक ऐसी किताब का रिव्यू आपके सामने लेकर के आया हूं जो आपको बेहद पसंद आएगा और उस किताब का नाम है जिन्न की दुल्हन। नमस्कार साथियों, सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह एक बार फिर से एक नई इंटरेस्टिंग किताब लेकर के आपके सामने आया हूं जिसका नाम है जिन्न की दुल्हन। तो सबसे पहले किताब के बारे में जानते हैं। सोफीजन प्रकाशन जो गुजरात के अहमदाबाद का है, वहाँ से प्रकाशित हुई ये किताब जिन्न की दुल्हन, जिसके लिखने वाले हैं साबिर खान पठान साहब, जो गुजराती राइटर है, बहुत फेमस हॉरर राइटर हैं। आप इनके बारे में गूगल भी कर सकते हैं या सोफीजन पर भी देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी हॉरर किताबें लिखी है। इनकी किताबों पर हॉरर वेब सीरीज पर भी काम जारी है। तो उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है जिन्न की दुल्हन। तो जिन्नों की दुनिया में आपको ले चलता हूँ। ये किताब मुझे रमज़ान के महीने में मिल गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि जिन्नों का मामला है, शैतान कैद रहते हैं, तो इस किताब का ना तो मैंने पढ़ा ना इसका रिव्यू किया। रमज़ान के बाद इस किताब को पढ़ा और इसका रिव्यू लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने ये कहानी रखूँ, तो आपको ये कहानी समझ में आएगी, उम्मीद मैं ऐसी करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। कहानी का नाम है जिन्न की दुल्हन। जिन्न की दुल्हन में जो है वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको पूरी ये जो 100 से ज़्यादा पन्नों की जो कहानी है बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए और आपका अच्छे से अच्छा एंटरटेन हो सके। तो इस किताब के जो मुख्य हीरो कह लीजिए आप, खलील नाम का एक लड़का होता है और गुलशन नाम की एक खूबसूरत लड़की होती है जो इस किताब के मुख्य पात्र हैं। साथ में होते हैं सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री के तौर पर एक होती है जिया नाम की एक लड़की और एक होता है अमन नाम का एक लड़का। इन चारों के अलावा एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसमें आता है जो होता है सुल्तान, जो खलील के पिताजी होते हैं। सुल्तान जो है वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो बहुत ही अच्छे बॉडी रखने के साथ साथ अच्छी हिम्मत भी रखते हैं, अच्छी ताकत रखते हैं, अच्छा जुनून रखते हैं। खलील और गुलशन एक कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनकी जो शादी होती है वो लव मैरिज होती है। अब हम डायरेक्ट इनकी शादी से शुरू करते हैं, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों की लव मैरिज होती है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। हालांकि जो जिया और अमन है ये पुरानी हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा, खलील गुलशन को पसंद करता है, गुलशन खलील को पसंद करती है। खलील की अच्छी दोस्त है जिया। अब अच्छे दोस्तों का मतलब है कि जिया जो है वो खलील को पसंद भी करती है, लेकिन खलील गुलशन को पसंद करता है। दूसरी तरफ हम देखें जिया जो खलील को पसंद करती है, लेकिन एक और लड़का होता है अमन जो जिया को पसंद करता है। जिया अपने मन की बात खलील से नहीं कह पाती है क्योंकि उसको पता है कि खलील जो है वो गुलशन को पसंद करता है, लेकिन अमन जो है वो अपनी बात जिया को बता देता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन जिया जो है वो मना कर देती है ये कह करके कि मैं खलील को पसंद करती हूँ। तो ये तो हुआ इनका छोटा सा सारांश। अब चलते हैं कहानी की तरफ। खलील और गुलशन की जो लव मैरिज है वो कामयाब हो जाती है और शादी के पहले ही दिन का जो दृश्य लेखक ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमारे सामने रखा है वो इतना खूबसूरत है, इसको मैं रखने की कोशिश करता हूँ कि शादी की जो पहली ही जो रात है उसमें गुलशन जो है वो अपने शोहर को खलील को मैसेज करती है कि आ जाइए, अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं बड़ी बेसब्री से अपने बेडरूम में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो खलील भी जो है वो खुशी खुशी उस मैसेज को पढ़ करके जल्द से जल्द अपने बेडरूम की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाता है वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों से, गुलाब के फूलों से, मोगरे के फूलों से और भी अलग अलग दीगर किस्म के फूलों से दोनों का कमरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा होता है, जैसा कि हम फिल्मों में भी देखते हैं। तो खलील और गुलशन का कमरा बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ है, पूरे कमरे में खुशबू फैली हुई है। रास्ते में जो फूल पड़े हुए हैं उन पर खलील का के और गुलशन का जी, तो के और जी लिखा होता है। उन पर चल करके जो है वो खलील अपने बेड तक पहुंचता है और वहाँ पर बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की जो इतनी खूबसूरत है कि उसकी कल्पना आप अपने लेखक ने इतने बड़े अच्छे तरीके से की है जो आपको किताब पढ़ने से मालूम होगा। तो लाल जोड़े में गुलशन जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में बेडरूम पर बैठ करके खलील का इंतज़ार कर रही होती है और जैसे ही खलील बेड पर पहुंचता है और बहुत ही प्यार भरे अंदाज में, बिल्कुल फिल्म हीरो जैसे अंदाज में वो उस खूबसूरत चांद सी चमकती दमकती लड़की का जो घूंघट उठाता है, तो जैसे ही वो उसके घूंघट को उठाता है
तो क्या होता है ना कि अचानक से एक मुक्का पड़ता है और धड़ाम से खलील जो है वो नीचे गिर जाता है। मतलब इतना रोमांटिक सीन जो था वो अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जोर का झटका इतने धीरे से खलील को लगा कि खलील जो है वो घबरा जाता है। खलील सोचता है ये क्या हुआ, इतना सब कुछ अच्छे से चल रहा था लेकिन ये अचानक से क्या हुआ। तो जैसे ही वो संभला तो जो खूबसूरत दुल्हन थी जो लाल जोड़े में बैठी हुई थी अचानक से विशालकाय हो गई। वो जो 5-5.5 फीट की लड़की थी वो 7 फीट से भी ज्यादा में बदल गई। उसकी जो खूबसूरत आंखें थी वो बड़ी बड़ी हो गई, जोर जोर से इधर उधर लेफ्ट राइट घूमने लगी और दांत जो खूबसूरत दांत हुआ करते थे वो दांत बाहर आ गए और उसने बिल्कुल डरावने अंदाज में खलील से कहा, डोंट टच मी, मुझसे दूर रहो, जलाकर भस्म कर दूंगी। बहुत ही डरावने अंदाज में खलील को डराया। खलील घबरा गया कि ये क्या हुआ, अब तक तो ये खूबसूरत लड़की जो मेरी गुलशन हुआ करती थी ये अचानक से मेरे सामने ऐसा शैतान कैसे प्रकट हो गया। वो डर गया, उठा कि तुम कौन हो। उसने बोला मैं जिन्न हूँ, मैं गुलशन को पसंद करता हूँ और गुलशन सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अगर इसके बारे में दोबारा ख्याल किया, दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ये धमकी सुनकर के बेचारा खलील उठा और डर डर करके उसी कमरे में बेड के सामने जो सोफ़ा लगा हुआ था सोफे पर जाकर के बैठ गया और धीरे धीरे वहाँ पर सो गया। रात में जाए तो कहाँ जाए। अब जब उसको ये देखा तो गुलशन जो है चुपचाप से वापस से बेड पर लेट गई, लेकिन खलील जो है उसको कहाँ नींद आने वाली थी। वो सोफे पर पड़ा पड़ा बार बार में बेड की तरफ देख रहा था। अब होता क्या है कि जो जिन्न था जो गुलशन के जिस्म में था, उसकी बॉडी में था, वो गुलशन के साथ खेलने लगता है, उसके साथ बदकारी करने लगता है और गुलशन जो है वो उसको सब कुछ दिखता है। खलील जो सामने सोफे पे होता है वो सब कुछ देखता है। जिन्न जो उसके साथ बदकारियाँ करता है, जो अधिकार खलील का बनता था उसकी जगह जिन्न जो है वो गुलशन के साथ में पूरी रात बिताता है। ये देख करके खलील सारी रात घबराता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इसने कल्पना भी नहीं की थी कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा, लेकिन खलील जो है ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है। अब जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है। सुबह जब उठता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है और उसकी शक्ल देख करके उसके जो पिताजी होते हैं सुल्तान, वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आखिर कुछ तो गलत हुआ है कि शादी के पहले ही दिन बाद जो है वो खलील का रंग उड़ गया है और ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। तो वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे से अपनी बात को, अपनी परेशानी को शेयर करते हैं। तो सुल्तान कहता है बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस समस्या का कुछ ना कुछ तोड़ निकालेंगे। तो सुल्तान जो है वो एक साधु होते हैं, मंदिर के कोई एक पुजारी होते हैं, वहाँ पर जाते हैं और उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। मंदिर के जो साधु होते हैं वो कई सालों से तपस्या में लीन होते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि भाई बात ऐसी है कि एक हमारी बहू के जिस्म में है वो जो जिन्न दाखिल हो चुका है, तो मुझसे कैसे छुटकारा पाएं। तो साधु जो है उनको भरोसा दिलाते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा और उनको कुछ देते हैं जिससे वो कि आप इससे अपने हिफाजत में रहोगे। तो वो चीज़ लेकर के जो खलील के पिताजी सुल्तान वो घर जाते हैं और उस अपनी बहू के जिस्म में जो जिन्न दाखिल होता है उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। तो उस घर में एक बहुत ही घमासान होती है जिसमें खलील भी होता है, सुल्तान भी होता है, सुल्तान की बीवी यानी कि खलील की माँ भी होती है। तीनों को जिन्न जो है बहुत बुरी तरह से परेशान करता है और वो उनको मारने ही वाला होता है। तभी उस मंदिर के जो साधु होते हैं वो आते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं। और जान बचा करके साधु के बीच में और जिन्न के बीच में भी बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही खूंखार लड़ाई होती है। आखिरकार साधु जो है वो उस जिन्न को बोतल में कैद कर लेते हैं और बोतल में कैद करने के बाद उसको दूर कहीं जंगल में ले जा करके उस बोतल को गाड़ देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। जैसे ही वो उस बोतल को ज़मीन में गाड़ देते हैं तो उन्हें ये करता देखता है एक किसान जो पास के खेत में काम कर रहा होता है। तो वो देखता है कि कुछ 2 आदमी आए हैं और एक बोतल को गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसको बड़ा तजस्सुस होता है, बड़ी जिज्ञासा होती है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो उनके जाने के बाद वो उस बोतल को निकाल लेता है और जैसे उसमें वो जो सफ़ेद सफ़ेद चमकती हुई चीज़ उसको दिखाई देती है तो उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि आखिर इसमें है क्या। हर इंसान के मन में ऐसी जिज्ञासाएं हो जाती है, थोड़ा लालच भी होता है कि हो सकता है कोई कीमती चीज़ हो। तो वो उस बोतल का ढक्कन हटा देता है और वापस से जिन्न जो है वो आज़ाद हो जाता है। अब यहाँ से खलील और गुलशन की ज़िंदगी में फिर से जिन्न आ जाता है। अब वो सोचते हैं इसका करें तो क्या करें। अब आती है जिया की बारी। अब जिया जो है तो कहीं ना कहीं हम देखें तो गुलशन की ज़िंदगी में जो जिन्न का साया पड़ता है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं जिया ही होती है। होता यह है कि जिया की एक भतीजी होती है
और भतीजी को भी कोई जिन्न परेशान करता था, तो वह जिया जो है अपनी भतीजी को लेकर के किसी पीर की मज़ार पर जाती है। वहाँ पर जिया की भतीजी का जिन्न निकाला जाता है, लेकिन जिया क्या गलती करती है कि गुलशन को भी अपने साथ ले जाती है। गुलशन बहुत ही खूबसूरत होती है। जब जिया की भतीजी का जिन्न निकाला जा रहा था तो गुलशन जो है वो बिल्कुल ओपन में आकर के वीडियोग्राफी करती है, जैसे कि आजकल ट्रेंड में चला हुआ है हर चीज़ की वीडियोग्राफी करने का। तो गुलशन जो है वो उसकी भतीजी का जो जिन्न निकलता है उसकी वीडियोग्राफी करती है, तो जिन्न का दिल जो है वो गुलशन पर आ जाता है। देखा आपने, वीडियोग्राफी करने से जो है जिन्न जो है वो गुलशन के गुलशन के जिस्म में दाखिल हो जाता है। तो आप भी कहीं पर ऐसी चीज़ों की वीडियोग्राफी करें तो थोड़ा ध्यान रखें भाई, क्योंकि जिन्न होते हैं, अब है तो काल्पनिक कहानी, अब इसमें कितनी सच्चाई है सब धर्मों के अलग अलग आस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर है कि आप जिन्नों को कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, या इनको कैसे लेते हैं, वो बात की बात है। तो जिया की वजह से गुलशन के जिस्म में ये जिन्न दाखिल होता है, तो जिया को लगता है कि मेरी वजह से मेरी खास सहेली की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो वो अपने एक साथी अमन को लेकर के इस समस्या के समाधान के लिए फिर से जाती है उस मंदिर के साधु के पास, और उस मंदिर के साधु से पूछती है कि भाई देखिए, ये जिन्न ऐसे तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं, तो हमें कुछ इसका स्थायी समाधान दीजिए कि हम क्या करें, किस तरह से इससे छुटकारा पाएं। तो साधु जो होते हैं, साधु बताते हैं कि भाई अगर इससे पीछा छुड़ाना है तो आपको एक काम करना होगा। राजस्थान के जोधपुर जिले में एक गांव है छोटा सा, उस गांव में जाना होगा। वहाँ पर आपको एक फार्म हाउस मिलेगा, एक छोटा सा नींबू देते हैं जिस पर वो कुछ पढ़ करके वो देते हैं कि ये नींबू आपको उस कब्र तक ले जाएगा जहाँ पर ये जिन्न दफन है। तो होता क्या है कि ये जो जिन्न की कब्र है जोधपुर जिले के उस छोटे से गाँव में जहाँ पर ये जिन्न दफन है, तो जब इस जिन्न को जल्दबाजी में दफनाया गया था तो इसकी कब्र में सूअर की, खंजीर की कुछ हड्डियां जो है वो शामिल हो गई थी, जो बहुत बुरी आत्मा की थी। तो वो उसको अपने कब्जे में लेकर के इस जिन्न से ये सब काम करवाती है। तो आपको करना ये है, जिया से कहता है वो साधु, कि आपको करना ये है कि जो कंकाल बचा हुआ है उसका उस कब्र में, तो उस कब्र को खोदना है, उस कंकाल को निकालना है, और निकाल करके पास में ही दूसरी कब्र खोदनी है जो बिल्कुल साफ सुथरी हो, और उन सूअर की हड्डियों को अलग करते हुए उस जिन्न के कंकाल को दूसरी सुरक्षित कब्र में रखना है। ध्यान रहे, उन सूअर की हड्डियों को न तो आपको छूना है और न ही उनकी हड्डियों का कुछ अवशेष जो है वो दूसरी कब्र में जाना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, और ऐसा करते वक्त आपको कई तरह की लड़ाइयों का, कई तरह की मुसीबतों का, कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो वो इस खतरे को लेने के लिए, उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और नींबू लेकर के जिया जो है वो अमन के साथ गाड़ी से जो है वो रात के अंधेरे में निकल पड़ती है जोधपुर जिले की ओर। अब जब ये वहाँ पर जाते हैं तो इनको वो कब्र मिल भी जाती है, लेकिन जैसे ही ये कब्र को खोदना शुरू करते हैं तो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, बिल्कुल नाटकीय अंदाज में, बिल्कुल हॉरर तरीके से इनके ऊपर तरह तरह के हमले होते हैं। कभी सांप का, कभी नेवले का, कभी चमगादड़ों का, ऐसे डरावने डरावने जानवर, और जिनको मतलब किताब में इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि आप अगर इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये सारा सीन जो है वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इतने अच्छे खूबसूरत तरीके से साबिर खान साहब ने इस कथानक को लिखा है कि वास्तव में लगता है। और दूसरी बात कि इसको रात के अंधेरे में पढ़ लेना तो मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि आप अकेले जो है ना वो टॉयलेट करने, पानी पीने भी नहीं जा सकते। इतने खतरनाक और इतने अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है। तो जिया और अमन रात के अंधेरे में उन राक्षसी ताकतों का मुकाबला करते हैं, दोनों उनसे लड़ते हैं, कभी नेवले से, कभी बिल्ली से। और नेवले और बिल्लियां वो आसान वाली नहीं जो हम देखते हैं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावनी, काली 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 रात, चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों पर चमगादड़ बैठे हैं, बड़े बड़े खूंखार परिंदे, नीचे जानवर हैं घूमते हैं, उनसे लड़ते हैं, दोनों के बीच में खूब फाइट सीन होते हैं। लेकिन आखिरकार फाइनली जो है वो जिया और अमन जो है वो एक दूसरे की मदद करते हुए उस कब्र से उसका कंकाल निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट करने में कामयाब हो ही जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि बीच में जो गुलशन की जो माँ बाप होते हैं, तो गुलशन जब जिया की भतीजी का वीडियो शूट करती है तब वो घर पे वापस आती है, तो उसको वहाँ पर जो है उसके अंदर जो जिन्न होता है, तो वो जिन्न जो है रात में सोते वक्त गुलशन के साथ उनके घर में भी बदकारियाँ करता है, यानी कि गलत काम करता है। तो ये सब चीज़ें जो है गुलशन की माँ देख लेती है, और गुलशन की माँ जब ये बात अपने शोहर को यानी कि गुलशन के पिताजी को बताने के लिए जाती है, तो जिन्न जो है वो उसके बाप का गला घोट करके उसको मार देता है, और गुलशन की माँ को धमकी देता है कि अगर किसी को बताया तो मैं तेरा भी यही हश्र करूँगा,
और तुम जो है वो जल्द से जल्द गुलशन का निकाह करा दो, ताकि गुलशन के निकाह के साथ मेरा भी निकाह हो जाए और मैं तुम्हें छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाऊं और फिर जो है गुलशन को अपनी जिन्नों की दुनिया में ले जाऊं। तो गुलशन कहती है कि भाई तुमने मेरे शोहर को तो मार ही दिया है, अब मैं कैसे किससे अचानक से कहाँ से शादी करूँ और अचानक से किस तरह से शादी कर सकते हो, घर में तो मातम पसरा हुआ है। तो जिन्न कहता है कि इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम कैसे भी करो, लेकिन अगर तुम्हें बचना है तो तुम जल्दी से इसका कल परसों में निकाह करवा दो। तो गुलशन की माँ कहती है कि अचानक से किससे निकाह करवाऊँ। तो जिन्न सजेस्ट करता है कि बकरा तैयार है, बकरा तैयार है। कौन बकरा? खलील। खलील, क्योंकि जिन्न जानता था कि गुलशन जो है कॉलेज में खलील को पसंद करती है, तो उसकी माँ को सजेस्ट करता है। तुरंत जो है वो आनन फानन में गुलशन के पिता के इंतकाल के कुछ ही दिनों बाद, यानी कि तीसरे या चौथे दिन जो है वो खलील और गुलशन का निकाह करा दिया जाता है। तो ये इस तरह से इनकी शादी जल्दबाजी में होती है। जिया और अमन कई तरह की परेशानियों का सामना करने के बाद आखिरकार उस जिन्न से छुटकारा पा लेते हैं। तो कहानी शॉर्ट में बताइए, आपको समझ में आई होगी। जब जिन्न से उनका पीछा छूट जाता है तो कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं आती है, बल्कि कहानी में एक और नया ट्विस्ट आता है, बहुत ही शानदार मोड़ आता है। शादी के 2 महीने बाद गुलशन जो है वो खलील को फ़ोन करके बताती है कि बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं। कितनी अच्छी खुशखबरी है। लेकिन यह खुशखबरी सुन करके खलील के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि खलील ही जानता था कि खलील और गुलशन के बीच पिछले 2 महीने से कोई रिलेशन नहीं बना है। खलील ने गुलशन को छुआ भी नहीं है, लेकिन गुलशन यह खुशखबरी बता रही है। अब ऐसे में खलील कैसे खुश हो सकता है? खलील कुछ सोच रहा था, तभी उसे दूर कहीं से जिन्न के हंसने की आवाज़ आती है, जोर से। समझे आप? यानी कि गुलशन के साथ जो जिन्न ने जो बदकारियाँ की थी, जो गलत काम किए थे, इसकी वजह से गुलशन प्रेग्नेंट हो गई थी। और साबिर खान साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस किताब का अगला पार्ट तैयार किया है। तो ये किताब तो थी जिन्न की दुल्हन के बारे में, और इसका जो अगला पार्ट है वो है जिन्न का बेटा, जो गुलशन के पेट में पल रहा होता है। तो आज तो इस वीडियो में हम केवल इस किताब की समीक्षा कर रहे हैं, जो आपको कर भी दी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली किताब जिन्न का बेटा वो आपके सामने ला सकूं। अगर आप कमेंट करेंगे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, तभी इस अगली किताब का रिव्यू मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगली किताब का रिव्यू देखना है और ये रिव्यू कैसा लगा, इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए और आप किस किताब के बारे में सुनना चाहते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।